नमस्कार दोस्तों, एसीआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस संविधान की अगली कड़ी में हम लोग देख रहे हैं मौलिक अधिकार, जो कि 12 और 13 अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, जिसमें पहला आज बात करेंगे राइट टू इक्वेलिटी की, यानी कि समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को जो हमारा संविधान है किस तरह का अधिकार देता है, इसमें जो अनुच्छेद है 14 से 18 तक, तो 14 अनुच्छेद के बारे में हम बात करें तो विधि के समान समानता या कानून के समक्ष समानता की बात करता है। यानी कि भारत का वो प्रत्येक व्यक्ति, यह विदेशियों को भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा, जो कि गुनाह अगर एक तरह का करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी एक ही तरह का होगा। वो कानून के समक्ष आपकी समानता को अधिकार देता है या दर्शाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं कि यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार का यह अनुच्छेद ब्रिटेन से लिया गया है। कई बार यह सवाल पूछा भी गया है कि विधि के समक्ष समानता जो है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपकी नागरिकता नेचुरल है, विदेशी है, कहीं से भी है, तो आपको यह अधिकार मिलेगा। कृत्रिम है, कंपनियां हैं, निगम है, फर्म है, इन्हें भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद एक बात कही जाती है कि समानों के साथ समानता न की असमानों के साथ समानता। 14 अनुच्छेद यही कहता है, समानों के साथ समानता न की असमानों के साथ। यानी कि अगर आपसे सवाल बनता है तो सिर्फ कानून के समक्ष समानता से या विधि के समक्ष समानता से। यानी कि ये कौन सा अनुच्छेद है, तो 14 है, और कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ें तो इसी में अगर देखेंगे आप इस क्रम में 15 आर्टिकल को, तो ये कहता है विभिन्नता के विरुद्ध अधिकार। विभिन्नता के विरुद्ध अधिकार का मतलब यह लिंग की समानता भी लिखा रहता है आपको। इसमें क्या क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तरह से समानता की बात करता है यह। इनमें लिखा हुआ है कि या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या क्या है, तो धर्म अभी बताया, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। जैसे अगर देखें कोई अलग धर्म का, इसके लिए अलग तरीके का नीति सरकार नहीं बनाएगी। मूल वंश यानी कि किस वंश से संबंधित है, जाति के आधार पे, लिंग स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर, या जन्म स्थान, यानी कि बहुत सारे ऐसे पवित्र स्थान भी है इंडिया में, जैसे हमारा काशी हुआ, बहुत ऐसे अपवित्र भी जगह है, तो उस आधार पे कि नहीं आप यहाँ से जन्मे हैं तो आपके साथ कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और बाकी लोगों के साथ ही अधिकार नहीं होगा। इस तरह की बातें नहीं होती हैं। 15A में अगर देखें तो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश करने से इस आधार पर किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं किया जा सकता। 15B में देखेंगे कि राज्य द्वारा पोषित समर्पित कुएं, तालाब, घाट, सड़कें आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर निजी है तो अलग है, राज्य द्वारा पोषित जो चीजें उस पर नागरिकों को एक समान ही अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सड़कों पे चलने से रोका जा सके कि कोई विशेष व्यक्ति ही चलेगा। कुओं, घाटों, तालाबों आदि पे या होटलों पे, सार्वजनिक दुकानों पे या सार्वजनिक स्थलों पे आपको रोका नहीं जाएगा जाति, धर्म या लिंग के आधार पे। 15.3 ये कहता है कि वुमेन, चिल्ड्रन और SC ST के लिए, OBC के लिए कुछ छूटें दी जाएंगी। यानी ये है अपवाद की बातें। अगर हम 15 की ही बात करें, 14 की ही बात करें, तो अपवाद में भी कई सारी चीजें आती है। जैसे कानून के समक्ष समानता, अगर राष्ट्रपति है तो उसके ऊपर तो FIR भी नहीं दर्ज हो सकता। तो एक तरह से क्या है, तो 14 अनुच्छेद का ये अपवाद है। अब 15 में देखेंगे कि सबको कह दिया जाति, धर्म, लिंग, वंश, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें अपवाद कौन कौन सा आएगा, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी जितने सारे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर ही आप पढ़ लेते हैं, जैसे लिंग की समानता, स्पृश्यता, उपाधियों का अवसर समानता, तो सवाल तो बन जाते हैं, ठीक है। पर आजकल नए ट्रेंड में अगर देखेंगे तो गहराई से सवालों को पूछा जा रहा है। तो मैं ये बता दूं पहले ही कि मौलिक अधिकार को हम लोग थोड़ा सा डीप जाके एनालिसिस करेंगे, चीजों को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि अब अपवाद में क्या आएगा कि अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रन, तो इनके लिए तो समानता का अधिकार नहीं है ना। नहीं का मतलब है, लेकिन इन्हें विशेष छूटें दी गई हैं। सरकारें जो 284 अधिनियम 9वीं अनुसूची में, उसमें है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। जो दुर्बल वर्ग है, जैसे बुढ़ापा है, फिर बीमारी है, विकलांगता है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ छूटें दी जाती हैं जो कि समानता के अधिकारी है। ये नहीं कहा जाएगा कि किसी के समानता का अधिकार का ये हनन होगा, ठीक है। तो खास तौर से बच्चों और महिलाओं के लिए आप कई जगहों पे देखते हैं कि छूटें दी जाती हैं। उसके बाद चौथा जो है 15 का, उसका पहला संशोधन हुआ था चंपाकम दुरई राजन केस या मद्रास हाई कोर्ट में। ये एडमिशन को लेकर के बात की गई थी कि जो सीटें होंगी
होंगी अगर अगर समानता रखा जाए तो जो पिछड़ी जाति के हैं, अनुसूचित जाति है, जनजातियां, तो उनके बच्चे तो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, जल्दी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो पहले से बड़े हैं, सवर्ण हैं, चाहे पहले से ही उनके पास शिक्षा है तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे। तो इसके लिए ये हुआ कि चंपाकम दुरई राजन केस, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1953 में करीब ये जोड़ा गया कि जो एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, उनको कॉलेजों में क्या दिया जाएगा, कोटा। सॉरी 1951 है जो पहला संशोधन है। उसके बाद देखेंगे 15(5) में ये कहता है 93वां संशोधन 2005, ये अशोक ठाकुर केस है कि एसटी, एससी, ओबीसी के लिए शिक्षा में छूट दिया जाएगा। देखिए 15(4) क्या कहता है, कॉलेजों में एडमिशन के लिए छूट देगा। 15(5) क्या कहता है, तो ये शिक्षा में छूट देने की बात करती है। यानी आप देखेंगे कई सारे ऐसे एसटी, एससी, ओबीसी को स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके के सरकार प्रोवाइड करती रहती है कि शिक्षा में इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। 15(6) की बात करें तो 103वां संशोधन है, जिसको आप जानते हैं अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस जुड़ा था 2019 में, 10% का आरक्षण मिला। अब देखिए इन आरक्षणों पे या अपवादों पे अगर बात हो गई तो इंदिरा साहनी केस की भी बात करना जरूरी है। तो आगे हम लोग देखेंगे इंदिरा साहनी केस को भी और भी किस तरह से छूटें दी गई हैं। तो 16 अनुच्छेद में अगर आइए तो 16 अनुच्छेद अवसर की समानता की बात करता है, और 15 में भी जो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस था उसका जिक्र 16 में भी है नौकरियों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि क्या है अवसर की समानता या नौकरियों में समानता। इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि नौकरियों में समानता कब मिलेगी, जब आप मिनिमम 16 साल हो जाते हैं। तो पहले फॉर्म भरने के लिए आप शायद एलिजिबल हो जाते हैं, एयरफोर्स या नेवी की बात की जाए तो आप याद रखना कि 16 साल के हुए तो 16 साल के बाद नौकरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी 16 अनुच्छेद अवसर की समानता की बात करता है, नौकरियों में समानता की बात करता है। देखिए पहला ये कहता है 16 का कि किसी भी पद पर नियोजन व नियुक्ति के लिए जाति, धर्म, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ भी यही है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये किसी भी पद पर या नियोजन का पद हो उसमें नहीं किया जाएगा। तीसरे में निवास के आधार पर, अब देखिए यहां से अपवाद शुरू हो जाएगा। अगर चाहे केंद्र सरकार या संसद चाहे तो 3rd ग्रेड की जो नौकरियां होती है, 4th ग्रेड की जो नौकरियां होती है राज्यों के लिए, वो आरक्षित कर सकता है कि बाहरी लोग डोमिसाइल बना के या निवास बना करके नौकरी नहीं। अभी बिहार में देखिए इस पर बड़ी बात चल रही है डोमिसाइल नीति की। तो 3rd या 4th क्लास के लिए ये कानून बनाने का अधिकार होता है सरकारों के पास कि वो बना करके अपने राज्यों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके। जैसे पूर्वोत्तर के ही राज्य है, कुछ विशेष राज्य हैं, तो वहाँ अगर वो उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, बाहरी आके भर जा रहे हैं, तो ये नीतियां बनाई जा सकती हैं, पर 1st और 2nd क्लास की नौकरियों में नहीं, ए और बी ग्रेड की जो नौकरियां हैं। फिर 16 का जो 4 है वो कहेगा एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए ओबीसी आयोग का जो गठन है, काका कालेकर पहली कमेटी बनी थी 1953 में करीब, ये आपका मिसप्रिंट हो गया 1953 में, तो ये बन नहीं पाया। उसके बाद 1977 में पिछड़े वर्ग के लिए बात की गई, ओबीसी के लिए मोरारजी देसाई के समय में, तो 3143 जातियों को मिला करके अंततः 1989 में बीपी सिंह ने लागू कर दिया था मंडल आयोग की सिफारिशों को। ठीक है, तो याद रखिएगा वहां से मंडल आयोग के द्वारा हमारा ओबीसी बन गया। अब देखेंगे कि 338 का अनुच्छेद है, ठीक है, ओबीसी के लिए। उसके बाद देखें तो 4A में कहा गया है प्रमाणिक प्रमोशन। प्रमाणिक प्रमोशन क्या है, 77वां संशोधन 1995 में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कार्यों पे, उसके परिणामों पे प्रमोशन दिया जाए, न कि आरक्षण के आधार पे प्रमोशन दिया जाए। लेकिन राज्य पदोन्नति के लिए आरक्षण दे सकती है। अब कब देगी, जब उस समाज से लोग ही न मिले। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा उतनी योग्यता या प्रमाणिक के आधार पे, तो उस जाति के लोगों को सरकारें पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। उसके बाद चौथा का बी कहता है कि बैकलॉग सीटों पर भी रिजर्वेशन होगा। बैकलॉग सीटें जो बच जाती है भर्तियों के बाद, उन पे भी रिजर्वेशन का सेम प्रोसेस होगा। और माता पिता अगर ए ग्रेड की नौकरी में हैं तो इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही आपका मलाई दर परत या क्रीमी लेयर की बात करता है। तो थोड़ा हम लोग इंदिरा साहनी केस और क्रीमी लेयर की बात कर लें तो आगे देखेंगे दिया है क्या इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस ओबीसी को लेके ही था कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 50% ऑलरेडी आरक्षण हो जाता है। तो यहाँ तय हुआ, ये बातें 1995
1992 में कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। जो इंदिरा साहनी केस का महत्वपूर्ण बिंदु था उसको देखे। अभी ईडब्ल्यूएस में भी 10% जुड़ा तो लोग इसी को क्लेम कर रहे थे कि इंदिरा साहनी केस में तो 50% की बात की गई थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर बैकलॉग भर्तियों पर भी आरक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद कहा कि आरक्षण केवल प्राथमिक भर्तियों पर दिया जाना चाहिए, न कि पदोन्नति में। इसी के यानी प्रमाणिक प्रमोशनल होना चाहिए आरक्षण में। अगर सरकारों को उस जाति से लोग नहीं मिलते तभी वो कर सकती है कानून बना के उसके लिए। फिर मलाई दर पर जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको आरक्षण से बाहर रखा जाए। अगर एकल पद है तो एकल पद कभी भी आरक्षित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा इंदिरा साहनी केस, यानी कि 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी आया तो इंदिरा साहनी की बात की जा रही थी। तो इंदिरा साहनी केस में ये कुछ चीजें फिक्स की गई। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। बैकलॉग सीटों पर भी आरक्षण लागू होगा। आरक्षण केवल प्राथमिक भर्तियों पर दिया जाएगा। अभी टीना डॉबी की बात करें तो इसी की बात हो रही थी कि वो एससी कम्युनिटी से आती है। फिर उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी की भी बात हुई थी। तो किस तरह से आरक्षण अगर ए ग्रेड का पाए हैं तब तो और नहीं आपको दिया जाएगा। माता पिता भी ए ग्रेड से हैं तो आरक्षण को हटाया जाता है। इसी को क्रीमी लेयर भी कहा जाता है। उसके बाद एकल पद कभी आरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन आगे थोड़ा अपवाद एक और है इसका कि 16 के 5 में अगर देखेंगे तो जो धर्म अनुयायियों का पद होता है वो आरक्षित हो सकता है। और 16(6) की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो कि 10% आरक्षण अभी मिला 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2019 में भी हुआ है हाल ही में। आगे बढ़े 17 के तरफ तो 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत की बात करता है। यानी कि अस्पृश्यता किसी भी तरह से वर्जित है, अपराध है और वो भी दंडनीय अपराध है। यानी किसी व्यक्ति को शब्दों के द्वारा इंगित करके कैसे भी अगर आप उसको अपमानित महसूस कराते हैं जाति के, धर्म के, नस्ल के आधार पे, तो ये अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। इसके लिए हम देखेंगे कि किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित है या अपराध है, वो भी क्या दंडनीय। 1955 में कानून बना अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कानून, और 1976 में इंदिरा गांधी ने सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम कर दिया था, बदल दिया था। तो बहुत पूछता है तो यही पूछता है 1976 में इंदिरा जी ने नाम बदला, कब ये एक्ट बना, कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है, ये कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है। आगे देखें तो उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियां आप जानते हैं कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही दी जाती है। लेकिन उपाधियों के अंत में अगर बात कर लें, इसके अलावा सभी टाइटल होते हैं, सम्मान होते हैं। तो सबसे पहले आजादी के बाद 56 पदों को समाप्त कर दिया गया था, ये बता करके कि ये लाभ के पद हैं, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए ये सारे पद उपाधियां थी और वो उपाधियां किसी व्यक्ति को देकर के उनसे राजनीतिक लाभ भी ले सकते थे। तो 56 पदों को एक बार में समाप्त किया गया। 1954 में भारत रत्न और पद्म श्री की शुरुआत की गई। यानी कि ये 2 पद शुरू हुए, ये 2 टाइटल शुरू हुए, बाकी 56 खत्म हो गए। तो 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई तो जेबी कृपलानी जो हैं इसके मुख्य विरोधी रहे। लेकिन 1977 में जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई की सरकार आती है वो बंद करा देते हैं इनको भी, इन दोनों उपाधियों को। 1980 में इंदिरा जी पुनः शुरुआत कराती हैं। 1992 में न्यायालय इन सम्मानों पर रोक लगा देगा और 1996 यानी कि बालाजी राघवन केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी कि 2 चीजों में ही सिर्फ उपाधियां होंगी जिनको आप नाम के आगे या पीछे लगा सकते हैं, बाकी सभी सम्मान होंगे। और आज अगर देखें तो उपाधियां 2 ही क्षेत्र में दी जाएंगी, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। उसके बाद बात करें तो अगर विदेश से किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से नागरिकता प्राप्त होती है तो वह परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति से। अगर कोई विदेशी भी भारत में किसी पद पे है, उपाधि लेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं ले सकता, या भारत का कोई भी नागरिक कोई उपाधि ले तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा आपको। हमने आज अनुच्छेद देखा 14 से 18 तक। इसे कहते हैं हम इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो क्षमता और समानता का अधिकार एक बार में अगर समझना चाहें वन लाइनर में तो 14 में ब्रिटेन से लिया गया, 14 जो विधि या कानून के समक्ष समानता की बात करता है, 15 में लिंग की समानता की बात करता है, 16 में अवसर की समानता की बात करता है, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 में हमने देखा उपाधियों का अंत। ठीक है, थैंक यू।